हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एवरीवन। हर साल इंडिपेंडेंस डे आता है और यूट्यूब भर जाता है ट्राई कलर फूड रेसिपी से। ऑनेस्टली उसमें कुछ गलत भी नहीं है, लेकिन इस साल मैंने सोचा क्यों ना किसी रेसिपी को सिर्फ तिरंगे के कलर से नहीं बल्कि उसकी कहानी को इंडिपेंडेंस डे से जोड़ दिया जाए। और इसीलिए आज हम बना रहे हैं वेस्ट बंगाल की आइकॉनिक तेले भाजा मूढ़ी और आलू मोटर तरकारी। एक ऐसी डिश जो बंगाल की पहचान है और इसकी कहानी कहीं ना कहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की याद दिलाती है। आज हम सिर्फ एक रेसिपी नहीं बनाएंगे, हम बात करेंगे बंगाल की स्ट्रीट फूड कल्चर की, नेताजी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी कंट्रीब्यूशन की और एक लोकल लेजेंड की जिसे आज भी कोलकाता में बड़े प्यार से सुनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस रेसिपी को समझने के लिए पहले बंगाल को समझते हैं। इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पर बसा हुआ वेस्ट बंगाल रिवर्स, फर्टाइल प्लेन्स और सदियों पुरानी ट्रेड रूट्स की वजह से हमेशा से कल्चर और आइडियाज का मेल्टिंग पॉट रहा है। यहीं लिटरेचर ने नए मूवमेंट्स देखे, आर्ट ने नए फॉर्म्स लिए और यहीं फूड ने एक अलग ही आइडेंटिटी बनाई। बंगाल में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता है, यहाँ हर मील के साथ एक मेमोरी होती है, एक रिचुअल होता है, एक इमोशन होता है। और अगर बंगाल की एवरीडे फूड कल्चर की बात करें तो उसमें एक नाम बार बार सामने आता है, तेले भाजा और मूढ़ी, साथ में आलू मोटर तरकारी। शाम होने वाली हो, हल्की सी बारिश शुरू हो गई हो, रोड साइड पर मस्टर्ड ऑयल की खुशबू आ रही हो और एक छोटी सी दुकान के बाहर लोग खड़े होकर गर्मा गर्म तेले भाजा का वेट कर रहे हों। ये सीन बंगाल में आज भी उतना ही कॉमन है जितना शायद 50 या 100 साल पहले था। तेले भाजा का मतलब होता है ऑयल में फ्राई की हुई चीज़ें। बैगुनी, प्याजी, आलू भाजा, कुमरो भाजा, हर घर का फेवरेट अलग होता है। हम आज बना रहे हैं बैगुनी। पतले स्लाइसेस ऑफ बैंगन, बैटर, कुछ मसाले और बंगाल का एक सिग्नेचर इंग्रेडिएंट कलौंजी, और फिर सीधा गरम मस्टर्ड ऑयल में। साथ में होगी मूढ़ी, अनफॉरगेटेबल फ्लेवर। और क्योंकि बंगाल में खाना अक्सर कॉम्बिनेशंस का सेलिब्रेशन होता है, आज हम इसके साथ एक सिंपल बंगाली स्टाइल आलू मोटर तरकारी बनाने वाले हैं। आलू मोटर तरकारी बनाने वाले हैं। कोई रिच ग्रेवी नहीं, कोई हैवी मसाले नहीं, बस रोज के इंग्रेडिएंट्स जो तेले भाजा और मूढ़ी के साथ मिलकर एक कंप्लीट बंगाली मील बना देते हैं। मुझे तो अपने बचपन के दिन याद आ रहे हैं इसे बनाने समय। आई होप द सेम फीलिंग कैन गेट ट्रांसलेटेड टू यू। अगर आपने इसे कभी नहीं खाया है ना, प्लीज़ आज ज़रूर बना के खाइए। अच्छा, अब सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ये कॉम्बिनेशन आपको किसी रेस्टोरेंट में मिलेगा ही नहीं। इट्स नॉट अ फेमस कॉम्बिनेशन, ये स्ट्रीट्स पर फेमस हुआ। ऑफिस जाते हुए लोग, कॉलेज स्टूडेंट्स, मजदूर, आर्टिस्ट, फैमिलीज, हर किसी के लिए ये क्विक, अफोर्डेबल और कंफर्टिंग मील बन गया। और धीरे धीरे तेले भाजा और मूढ़ी बंगाल की आइडेंटिटी का हिस्सा बन गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे मुंबई के लिए वड़ा पाव या दिल्ली के लिए छोले कुलचे। अब इस रेसिपी के साथ एक और कहानी जुड़ी हुई है। कोलकाता की एक बहुत पुरानी दुकान है, लक्ष्मी नारायण शॉ एंड सन्स। वहाँ एक लोकल ट्रेडिशन काफ़ी मशहूर है। कहा जाता है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनके कुछ साथी कभी कभी यहाँ आकर तेले भाजा और मूढ़ी खाते थे और आम लोगों के बीच बैठकर डिस्कशंस करते थे ताकि ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का ध्यान उन पर ना जाए। लेकिन यहाँ एक बात क्लियर करनी बहुत ज़रूरी है, इस कहानी को सपोर्ट करने वाले कंक्लूसिव हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसे एक लोकल लेजेंड की तरह ही देखा जाता है, ना कि एस्टैब्लिश हिस्टोरिकल फैक्ट की तरह। लेकिन हिस्ट्री में ना ऐसा बहुत बार हुआ है कि ऑर्डिनरी प्लेसेस एक्स्ट्रॉर्डिनरी स्टोरीज का हिस्सा बन गए हैं। और चाहे ये कहानी पूरी तरह से वेरीफाई हो या ना हो, एक बात बिल्कुल सच है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी किसी भी लेजेंड से कहीं ज़्यादा इंस्पायरिंग है। और उस कहानी को समझे बिना शायद हम इस ट्रिब्यूट को पूरी तरह समझ ही नहीं सकते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कहानी किसी एक स्पीच या फिर एक स्लोगन से शुरू नहीं होती, वो शुरू होती है एक यंग स्टूडेंट से जो ब्रिलियंट था, डिटरमिन्ड था और अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था। 1920 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्लियर किया। उस वक्त ICS एग्जाम क्लियर करना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, क्योंकि ये ब्रिटिश इंडिया की सबसे प्रेस्टीजियस सिविल सर्विस में एंट्री का रास्ता था। पावर, स्टेटस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी सब कुछ उसके साथ आता था।
लेकिन कुछ ही समय बाद सुभाष चंद्र बोस ने उस करियर को ही छोड़ने का फैसला कर लिया। उनका मानना था कि जिस देश को आज़ाद करना है उसे रूल करने वाली सरकार की सेवा वो नहीं कर सकते, और शायद वो ही डिसीजन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बना। जैसे जैसे साल बीतते गए, नेताजी फ्रीडम मूवमेंट के सबसे इन्फ्लुएंशियल लीडर्स में से एक माने गए। उनकी लीडरशिप स्टाइल अलग ही थी, उनकी सोच अलग थी, और इंडिया को आज़ाद देखने की उनकी अर्जेंसी भी अलग थी। हिस्ट्री हमें बताती है कि फ्रीडम मूवमेंट में अलग अलग लीडर्स के अलग अप्रोचेस थे। किसी ने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस का रास्ता चुना, किसी ने पॉलिटिकल नेगोशिएशंस का, और नेताजी ने एक अलग डायरेक्शन में अपनी जर्नी शुरू की। हिस्ट्री की यही खूबसूरती है, डेस्टिनेशन एक ही थी, लेकिन उस तक पहुंचने का रास्ता अलग अलग थे, और इन सभी कॉन्ट्रीब्यूशंस ने मिलकर इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल को शेप किया। 1941 के दौरान नेताजी हाउस अरेस्ट में थे। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी एक्टिविटीज पर नजर रखे हुए थे, लेकिन फिर हुआ इंडियन हिस्ट्री के सबसे रिमार्केबल एस्केप्स में से एक। डिस्गाइज में रात के अंधेरे में वो अपने घर से निकल गए। फिर एक लंबा सफर, इंडिया से बाहर, अफगानिस्तान, यूरोप और फिर साउथ ईस्ट एशिया। ये किसी नॉवल की कहानी नहीं है, ये डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है, और आज भी उनका ग्रेट एस्केप इंडियन फ्रीडम मूवमेंट के सबसे एक्स्ट्रॉर्डनरी चैप्टर्स में से एक माना जाता है। इसी सफर के बाद इंडियन नेशनल आर्मी यानी INA को एक नई लीडरशिप मिली। नेताजी ने हजारों इंडियंस को ऑर्गेनाइज किया, उन्हें एक कॉमन पर्पस दिया, और फिर दुनिया ने वो स्लोगन सुना जो आज भी हर इंडियन जानता है, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, ये एक कॉल टू एक्शन था, एक विजन था, बिलीफ था कि इंडिया को आज़ाद देखना सिर्फ एक सपना नहीं है, एक जिम्मेदारी है। आज भी हिस्टोरियंस इस बात पर डिस्कशंस करते हैं कि इंडिया की इंडिपेंडेंस में किस मूवमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन था, और हिस्ट्री को लेकर डिबेट्स होना तो बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन एक बात वाइडली एक्सेप्टेड है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश राज पर सिग्निफिकेंट साइकोलॉजिकल और पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट किया। उन्होंने फ्रीडम मूवमेंट को एक नई एनर्जी दी। इसीलिए नेताजी इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और शायद इसी वजह से वेस्ट बंगाल में उनका नाम सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में नहीं मिलता, रोड्स, म्यूजियम, स्टोरीज में मिलता है, और कभी कभी फूड के साथ भी मिलता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे बंगाली होम फूड। उसकी खूबसूरती उसकी सिंप्लिसिटी में है। एक तरफ क्रिस्पी तेले भाजा, साथ में हल्का सा मस्टर्ड ऑयल वाला मूरी, और एक गरम गरम आलू मोटर तरकारी, जो किसी इलैबोरेट फीस का हिस्सा नहीं बल्कि रोज के घर के खाने की वार्मथ लेकर आती है। चाहे तेले भाजा और मूरी की लोकल कहानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से कंप्लीटली वेरीफाई ना हो, लेकिन एक बात जरूर है, ये डिश बंगाल की उस स्ट्रीट कल्चर को रिप्रेजेंट करती है जहाँ लोग मिलते हैं, बातें करते हैं, आइडिया शेयर करते हैं, और कम्युनिटीज बनती हैं। और फूड का भी तो असली पर्पस यही होता है ना, लोगों को एक साथ लाना। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक गरम प्लेट तेले भाजा की आज भी बंगाल की शामों में लोगों को एक स्टॉल के आसपास ले आती है। अब जब सारी चीजें एक साथ प्लेट में आती है ना, तब समझ में आता है कि बंगाल में ये कॉम्बिनेशन इतना आइकॉनिक क्यों है। एक तरफ गर्मा गर्म क्रिस्पी बैगुनी, साथ में मस्टर्ड ऑयल से लाइटली टॉस मूरी, और उसके साथ एक कंफर्टिंग बंगाली स्टाइल आलूर मोटो तरकारी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बंगाल में तेले भाजा सिर्फ इवनिंग स्नैक बनकर ही नहीं रहता। कई घरों और लोकल ईटरीज में इसे एक हल्का घर जैसे आलू तरकारी के साथ भी इंजॉय किया जाता है। ये करी किसी रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी जैसी नहीं होती। कुछ बेसिक मसालों के साथ बनने वाली ये तरकारी तेले भाजा की क्रिस्पीनेस और मूरी की सिंप्लिसिटी को ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करती है। और शायद इसी में बंगाली कुकिंग की सबसे बड़ी फिलॉसफी छुपी है, एक्स्ट्रॉर्डिनरी फ्लेवर्स थ्रू ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स। सिंपल इंग्रेडिएंट्स, सिंपल कुकिंग, लेकिन फ्लेवर्स बिल्कुल अनफॉरगेटेबल। आज के टाइम में जब स्ट्रीट फूड का मतलब अक्सर ओवरलोडेड चीज, मेयोनेज या फ्यूजन रेसिपीज बन गया है, तेलेर भाजा और मूरी और आलूर मोटो तरकारी हमें याद दिलाता है कि कभी कभी सिंप्लिसिटी ही सबसे बड़ी लग्जरी होती है। बैंगन, बेसन, राइस फ्लावर, मस्टर्ड ऑयल, पफ्ड राइस, हरी मिर्च, आलू, मटर, बस कोई कॉम्प्लिकेटेड इंग्रेडिएंट्स नहीं, कोई फैंसी टेक्निक्स नहीं। फिर भी ये कॉम्बिनेशन पिछले कई जनरेशन से बंगाल के लोग इतने प्यार से खा रहे हैं। शायद इसीलिए ट्रेडिशनल रेसिपीज कभी ओल्ड फैशन नहीं लगते, क्योंकि वो ट्रेंड्स फॉलो नहीं करते, वो अपनी आइडेंटिटी फॉलो करते हैं।
हर स्टेट की कुछ ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो किसी मेन्यू, ट्रेंड या रेसिपी बुक्स ने फेमस नहीं बनाई हैं। वो फेमस हुई हैं क्योंकि लोगों ने उन्हें जनरेशन्स तक अपने घरों में बनाया है, अपने बच्चों को खिलाया है और इसी तरह वो रेसिपीज जिंदा रहीं। मुझे लगता है इंडिया की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ भी कुछ ऐसी ही है, हमारी डाइवर्सिटी। हर कुछ किलोमीटर के बाद लैंग्वेज बदल जाती है, कपड़े बदल जाते हैं, फेस्टिवल्स बदल जाते हैं और खाना भी बदल जाता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं बदलती, अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का एहसास। और शायद इसीलिए इस साल इंडिपेंडेंस डे पर मैंने तिरंगे के कलर्स रिक्रिएट करने के बजाय इंडिया की डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करना चूज़ किया, क्योंकि आज़ादी का मतलब हमारे फ्लैग को सल्यूट करना तो है ही, पर साथ ही आज़ादी का मतलब है अपनी रीजनल आइडेंटिटीज़ को सेलिब्रेट करना, अपनी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व करना, अपनी स्टोरीज़ को याद रखना और अपनी ट्रेडिशनल रेसिपीज़ को अगली जनरेशन तक पहुंचाना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने एक ऐसे इंडिया का सपना देखा था जो खुद अपनी पहचान पर गर्व करे, और शायद हमारी रीजनल क्विजीन्स भी उस पहचान का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हर रेसिपी एक कहानी है, हर स्टेट एक नई कल्चर बुक है और हर ट्रेडिशनल डिश हमें याद दिलाती है कि इंडिया को समझने का एक तरीका उसके खाने से होकर भी गुजरता है। हो सकता है तेले भाजा और नेताजी के बीच जो लोकल लेजेंड सुनाई जाती है वो सच ना हो, लेकिन लेजेंड्स अक्सर इसलिए जिंदा रहते हैं क्योंकि वो किसी जगह की कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा बन जाते हैं। और इस वीडियो का पर्पस भी किसी लेजेंड को प्रूव करना नहीं है, बल्कि एक आइकॉनिक बंगाली डिश के जरिए नेताजी को याद करना और इंडिपेंडेंस डे पर उनके कंट्रीब्यूशन को सल्यूट करना है। तो जब भी आप अगली बार गर्मा गर्म तेले भाजा और मूरी का एक प्लेट और साथ ही आलू मोटो तरकारी खाएं, तो सिर्फ एक स्ट्रीट फूड मत देखिएगा, उसके पीछे बंगाल की कल्चर को देखिएगा, उसके लोगों को देखिएगा, उसके ट्रेडिशंस को देखिएगा और एक ऐसा इंडिया देखिएगा जिसकी खूबसूरती उसकी डाइवर्सिटी में है। मेरी इस रीजनल रेसिपीज़ की जर्नी का पर्पस भी यही है। उड़ीसा से हमने एक फॉरगॉटन मॉनसून ट्रेडिशन सीखी, केरला ने हमें सीजनल ईटिंग का विजडम सिखाया, उत्तर प्रदेश ने हमें घर के खाने की सिंप्लिसिटी याद दिलाई और आज वेस्ट बंगाल ने हमें बताया कि कभी कभी एक सिंपल स्ट्रीट फूड भी हिस्ट्री, कल्चर और आइडेंटिटी को अपने अंदर समेटे होता है। अभी तो ये जर्नी बस शुरू हुई है। इंडिया के और भी बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारी अनटोल्ड फूड स्टोरीज और बहुत सारी इनक्रेडिबल रेसिपीज आनी बाकी है। अगर आप भी मेरे साथ इंडिया को उसके खाने के थ्रू एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस स्टेट से हैं और आपके यहाँ कौन सी ट्रेडिशनल रेसिपी जनरेशन से बनती आ रही है। मैं उसे भी इस सीरीज़ का हिस्सा बनाना चाहूँगी। एक बार फिर से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद। मिलते हैं बहुत जल्द इंडिया के एक और स्टेट, एक और कहानी के साथ। लव यू गाइस।